गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हियर योर टीचर डॉल्सी। एंड एज यू नो कि हमने ड्यूरिंग आवर क्लास जेनेटिक्स स्टार्ट की थी। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अप दैट एंड डिस्कस सर्टेन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो दिस इज द chapter. This is from the subject genetics from your biology. So this chapter basically deals with the study of the genes and how these वेरिएशंस और करेक्टर दे एक्चुअली ऑब्जर्व और प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो जनरल पैटर्न जो हम स्टडी करेंगे वो इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें हम मैंडल के बारे में, मॉर्गन के बारे में, पाइसम सटाइवम के बारे, मतलब जो आपने 10th में पढ़ा वो भी, और सम टाइम एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सो व्हाट इज जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जब वो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे तब पैदा हो रहे हैं, मोस्ट ऑफन याद ज़्यादातर डू नॉट टोटली रिजेंबल द पेरेंट। वो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते ना अपने पेरेंट की, पर फिर भी वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में अपने पेरेंट के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। सो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, ऐसी ब्रांच जो आपको ये बताएगी कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से रिजेंबल क्यों कर रहा है, या थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं तो वो क्यों हैं। उस पूरे प्रोसेस को जो मतलब जिस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है, दैट सब्जेक्ट इज जेनेटिक्स। सो द इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? जेनेटिक्स में हम जनरली किसके बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो हमें इनहेरिटेंस का मतलब पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस है क्या। सो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है रजे, इन विच द करेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जहाँ पे जो करेक्टर्स हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होंगे, पास होंगे। सो वेरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने क्या बताया, जेनेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हो, वेरिएशन। तो जो आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंस है फ्रॉम योर पेरेंट, दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बारे में भी स्टडी करते हो और आप वेरिएशन के बारे में भी क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो। So, if I discuss the history of this process of inheritance, then we get an idea that human know that the variations arise due to sexual reproduction. तो humans को तो ये पता था कि reproduction क्या होती है, जो sexual वो variations क्या करती है, produce करती हैं। इसीलिए उन्होंने एक्सप्लोर किया variations को वाइल्ड एनिमल और प्लांट के केसेस पे, और ऐसी ब्रीड्स सिलेक्ट की जो उनको उनके डिजायरेबल करेक्टर्स देती थी, जैसे कि बुल वो वाली वैरायटी वाला जो वेट ज़्यादा कैरी करता हो, और जो फीमेल काऊ थी वो वाली वैरायटी वाली जो मिल्क ज़्यादा देती हो। तो इन दिस वे उन्होंने तो ब्रीड सिलेक्ट कर ली थी। ब्रीड तो आप तभी सिलेक्ट कर रहे हो ना इफ़ यू हैव एन आइडिया अबाउट द करेक्टर्स। ठीक है, तो वो एक मेथड है किसका, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, जिसके बेसिस पे आप एनिमल्स को सिलेक्ट करते हो को कौन सी ब्रीड बेटर है आपकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, और उसी को आप फर्दर क्या करवाते हो, ब्रीड करवाते हो, ताकि आपकी चॉइस के करेक्टर्स आपको देखने को मिले। तो नेक्स्ट कम टू द टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर जेनेटिक्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म है जेनेटिक्स। सो इटसेल्फ जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है ऑफ लाइफ साइंस, प्राइमरली बायोलॉजी, इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कैसे हमारे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड हाउ द वेरिएशंस अराइज इन आवर बॉडी। तो कैसे क्या होती हैं वेरिएशंस अराइज होती हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हेरिडिटी, जो आपको प्रोसेस बताती है दैट हाउ द करेक्टर्स ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर के ट्रांसमिट होने का जो प्रोसेस है उसको किस थीम के अंदर स्टडी किया जाता है, बाय हेरिडिटी। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होती हैं, ऐसी चेंजेस जो ओरिजिनेट होती हैं बेबी में विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। तो हम कोई कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेयर स्टडी कर रहे हैं, तो अगर बच्चे के जो हेयर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, तो वी विल से दैट द वेरिएशंस आर देयर। नेक्स्ट क्या है, हेरिडिटी वेरिएशन। ऐसी वेरिएशंस जो मतलब जीन्स टू जीन्स पास ही हो रही हैं क्या उनसे, जेनेटिक, और वो इनहेरिट भी हो ही रही हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशंस। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। ऐसी वेरिएशन जो इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अपने हेयर को कलर करवा लिया, जब पिन्ना को होल कर, ऐसे कैरेक्टर तो पास नहीं ना होते जनरेशन में। तो यूजली एक्वायर्ड कैरेक्टर तो क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, बट सम ऑफ द कैरेक्टर, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में एक अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक, उसकी वजह से आज भी जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं ना वो अब नॉर्मल होते हैं। तो वो एक इफेक्ट है किसका, इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का।
Next come to the father of genetics, and the father of genetics is Gregor Johann Mendel, that is G.J. Mendel, and he was the father of the, and he is also the father of the modern genetics. मतलब जो genetics हम आज study कर रहे हैं वो किसकी देन है? मैंडल की। तो ग्रेगर जोहन मैंडल ही डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, उसने पहली बार क्या दिए? हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स दिए। वट ही डिड, उसने ना 7 करेक्टर स्टडी किए थे, 7 पेयर ऑफ करेक्टर, मीन्स टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, येलो सीड, ग्रीन सीड, पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, इन दिस वे 7 पेयर ऑफ करेक्टर क्या किए थे? स्टडी किए थे। उन्हीं करेक्टर के बेसिस पे उन्होंने बताया कि हाउ द करेक्टर मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और प्रोबेबिलिटी भी बता दी, अगर फर्स्ट जनरेशन में ये है तो सेकेंड जनरेशन में ये होगा। तो ही वॉज द एक्चुअली ही इज़ द फादर, नॉट इन वर्ड्स, इट इज़ एक्चुअली द फादर, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। Although the significance of his work was not recognized during his lifetime, पर the sad thing about him is that कि जब तक ये जिंदा था ना, इसके वर्क को किसी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया। बट जो आज हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो वर्क चाहे ही किसका है? मेंडल का है, बट एक्चुअली इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय 3 साइंटिस्ट। द नेम ऑफ साइंटिस्ट वर हुगो डी वेरेस, कार्ल टेस्मार्क एंड द ल्यूएनहॉक। ठीक है, एवनहॉक है साइंटिस्ट उसने। तो 3 साइंटिस्ट थे, एंटन वॉन ल्यूएनहॉक, हुगो डी वेरीज एंड द कार्ल टेस्मार्क। ये अगर 3 साइंटिस्ट ना होते तो जब हम आज जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कवर हो चुकी थी, फिर भी हम उसको स्टडी नहीं कर पाना था, बिकॉज द वर्क वॉज वेरी हिडन इन द केस ऑफ मेंडल, एंड दीज 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने क्या किया रजे? मेंडल ने क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सी नंबर ऑफ सीड्स के ऊपर। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए? 7 साल तक, फ्रॉम ईयर 1856 टू 1863। और उसने क्या दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और उस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में जो स्पेशलिटी थी ना मेंडल की, वो क्या थी? उसने स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला डाटा क्या किया? यूज किया। तो फर्स्ट टाइम कोई साइंटिस्ट था बायोलॉजी का, बायोलॉजिस्ट, जिसने मैथ को अटैच किया विद द कैलकुलेशंस ऑफ बायोलॉजी। तो ये भी एक एरा, मतलब एवोल्यूशनरी एरा था, जो एक नवी डेवलपमेंट के साथ क्या आया? सामने आया। फिर क्या था? लार्ज सैम्पलिंग साइज, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू आइडिया। जो था ना आपका मेंडल, वो ऐसे नहीं था कि 10 सीड पे काम कर रहा था या 20 सीड पे, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीड पे एक साथ काम करता था, और जो भी उसका डाटा होता था, सारे के सारे डाटा को क्या वो कलेक्ट करता था, फिर वो ओवरऑल एवरेज की, परसेंटेज की वैल्यूज में क्या कराता था? रिजल्ट निकालता था। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट में उसने ट्रूली ब्रीडिंग की, मतलब अपने हाथ से उसने क्या किया? ट्रांसफर किया फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर। ठीक है, फिर उसने जो आपका करेक्टर थे वो उसको एक्सपेरिमेंटली मतलब इन्फर किया, और देखा कि जो वो रूल्स बनाने का एफर्ट कर रहा है, क्या वो रूल्स हर एक स्पीशी पे, मतलब जो आपके मेंडल की हर एक करेक्टर पे काम करते थे कि नहीं। फिर द बेस्ट थिंग वाज दैट कि जो मेंडल अपने डाटा जो इम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी के रूल बना रहा था, उसने जितनी भी क्रॉसेस की ऑन द पाइसम सटाइवम स्वीट बी के ऊपर, सारे ही करेक्टर्स पे वो क्या की? इम्प्लीमेंट की। फिर उसने करेक्टर्स को डिफाइन कर दिया, मतलब ट्रू करेक्टर लिए, देखने से ही जिसका करेक्टर का दूर से ही पता चल जाए। तो वो करेक्टर कौन कौन से हैं रजे? 7 करेक्टर हैं। पहला क्या है? प्लांट की हाइट। तो प्लांट या तो क्या होगा? टॉल होगा, या फिर क्या होगा? ड्वार्फ होगा। फिर दूसरा आ गया सीड की शेप, या तो वो राउंड होगी रजे, या फिर वो क्या होगी? रिंकल्ड होगी। थर्ड क्या है रजे? सीड का कलर। ठीक है, या तो वो क्या होगा? ग्रीन होगा, या फिर वो क्या होगा? येलो होगा। फोर्थ करेक्टर है सीड कोड का कलर, या तो वो ग्रीन होगा या फिर क्या होगा? व्हाइट होगा। नेक्स्ट आपके पोड, जहाँ पे आपके मटर होते हैं, दाने होते हैं, उसकी जो कवरिंग है वो किससे बनी हुई होती है, मतलब कैसी है? तो उसके बेसिस पे उसने स्टडी की है, इन्फ्लेटेड है या फिर आपकी थोड़ी सी फ्रूटी शेप्ड है। फिर उसने जो आपका पोड है उसके कलर पे भी, आपका पोड का कलर ग्रीन है या पोड का कलर येलो है। थर्ड जो 7th लास्ट करेक्टर था वो कौन सा था आपका? फ्लावर की पोजीशन। एक तो क्या है? टिप पे प्रेजेंट है, और उनको क्या बोलते हो? टर्मिनल फ्लावर्स। एक क्या होते हैं? एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक एंगल सा बनेगा आपकी मेन स्टेम के साथ, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सियल टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो कौन कौन से 7 करेक्टर थे? प्लांट की हाइट, ये क्वेश्चन आता है भी, 7 करेक्टर बताओ मेंडल ने जो चूज किए थे पाइसम सटाइवम के टाइम पे। तो वो 7 पेयर ऑफ करेक्टर कौन से थे बच्चे? हाइट, दूसरा था सीड की शेप, तीसरा है सीड का कलर, फिर सीड कॉड का कलर, फिर पोड की शेप, पोड का कलर, और फ्लावर की पोजीशन। और वो करेक्टर भी ऐसे लिए जिसको हम बोलते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग मतलब दूर से ही पता चल रहा था कि एक अगर लॉन्ग है तो दूसरा क्या होगा? ड्वार्फ। मतलब क्लियर डिमार्केशन थी करेक्टर की, ऐसा नहीं आप इंटरप्रेट कर जाओ उल्ट कुछ, देखने से क्लियर डिमार्क हो रहे थे करेक्टर्स।
फिर क्या है, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, कहते हैं मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके कुछ रीजन है रजे। पहले, प्योर वैरायटी अवेलेबल है किसकी, आपके पाइसम सटाइवम की। जो पाइसम सटाइवम है उसको ग्रो करना क्या है, इजी है। लाइफ स्पैन कुछ ही महीनों का होता है, यूजली 3 मंथ्स का होता है, तो जल्दी से ही आपके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, रिजल्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। पाइसम सटाइवम में कंट्रास्टिंग ट्रेड देखने को मिलते हैं, मतलब जिन ट्रेड्स को आप अच्छे से पहचान सको। फ्लावर्स क्या थे, बाइसेक्सुअल थे। नॉर्मली वो सेल्फ रिप्रोडक्शन ही करेंगे, क्योंकि बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल एक और फ्लावर में है, तो एक फ्लावर में अगर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो वो कौन सी फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। फिर आपका वर्क और भी रिड्यूस हो गया। फिर जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो वो भी इतना लेबरस प्रोसेस नहीं है, करना क्या है, ईजी है, तो इसलिए वो इमास्कुलेशन बैगिंग टैगिंग करके कर लेता था। और जो हाइब्रिड्स बनते थे ना पोलन ग्रेन के फर्टिलाइजेशन करने के बाद, वो भी क्या बनते थे, फर्टाइल बनते थे। सो टुडे हमने क्या की, एक जनरल सी इंट्रोडक्शन की कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया। बेटे गार्डन पी बोल सकते हो, स्वीट पी बोल सकते हो, या पाइसम सटाइवम बोल सकते हो, उसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।